2019 के सत्ता युद्ध का आगाज हो चुका है और आज पूरा का पूरा विपक्ष कर्नाटक में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाले कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण में दिखा और इस शपथ ग्रहण में 11 दलों के नेता मौजूद रहे। उनमें से कईयों की तस्वीर आप देख भी पा रहे हैं मेरे पीछे, या तो फिर पार्टियों के अलग अलग जो प्रतिनिधि थे वो मौजूद थे। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं, क्या वाकई ये मोदी को रोकने की कोशिश है या फिर विचारधारा की लड़ाई? क्या विपक्ष में कोई इस कद का नेता है जो 2019 में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी पेश कर सके? क्या बात बात पर झगड़ने वाले ये विपक्ष एकजुट रह पाएंगे या बिखर जाएंगे? इस पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं स्वाति रायना। चर्चा शुरू करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ ये नजारा जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये नजारा है कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण समारोह का। बीजेपी का विजय रथ रोकने के लिए ये पार्टियां महागठबंधन के रूप में लामबंद हो रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये विचारधारा की लड़ाई है या सिर्फ सत्ता पाने की ख्वाहिश? क्या गठबंधन किसी भी पार्टी को व्यक्तिगत तौर पर कमजोर नहीं कर देगा? वैसे कुमारस्वामी के शपथ ग्रहण से पहले आज जहां केजरीवाल, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी की मुलाकात हुई, वहीं बीएसपी मुखिया मायावती और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी बेंगलुरु में संग्रीला होटल में मुलाकात की। वैसे ये पहली बार था जब अखिलेश यादव ने मायावती के साथ मंच साझा किया, लेकिन सवाल ये है कि क्या विपक्ष मोदी की लहर को रोकने में कामयाब हो पाएगा? जो हमसे टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। रीजनल पार्टी से टकराने से कम नहीं होता है। ऑल रीजन रहेगा तब तो नेशन स्ट्रांग होगा ना। रीजनल पार्टी अगर टुगेदर हो जाता है तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ तो उनका ही होता है, ये तो समझना चाहिए। जब आपका जन समर्थन नहीं है, उसके बावजूद मेजॉरिटी जुगाड़ करके आप जो है सरकार बनाना चाहते हो, इस तरीके का जो तोड़ मोड़ हो रहा है हमारे संवैधानिक व्यवस्था और जनतंत्र का, उसके ऊपर कर्नाटक में अंकुश लगा। ये हम समझते हैं कि बड़ी इसकी स्वागत हम करते हैं। हालांकि बीजेपी का साफ कहना है कि ये लोग कितना भी एक साथ इकट्ठा हो जाए, कुछ नहीं होगा। एक कर्नाटक की अवसरवादी सरकार के कारण इतना अहंकार है कि हम मोदी जी और उनकी सरकार को रोक लेंगे, तो दिन में सपने देखने पर कोई रोक नहीं है। कितने भी विपक्षी दल के नेता इकट्ठे हो जाएं, पॉलिटिकल टूरिज्म कर लें, 2019 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश जीतेगा। नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। हालांकि विपक्ष के नेताओं ने एक नहीं कई बार एक दूसरे का हाथ थामकर जनता का अभिवादन किया और ये संदेश देने की कोशिश की कि मोदी सरकार के खिलाफ जरूरत पड़ने पर वो किसी भी स्थिति में एक दूसरे का हाथ थाम सकते हैं। मंच पर मायावती का ममता बनर्जी और सोनिया गांधी से मिलना, तेजस्वी यादव का मायावती के पैर छूना और मायावती और राहुल गांधी के बीच बातचीत जैसे तमाम नजारे ऐसे थे जिनका साफ संदेश था कि 2019 का चुनाव मोदी बनाम महागठबंधन ही लड़ा जाएगा। लेकिन क्या वाकई विपक्ष की यह रणनीति सफल होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कर्नाटक के इस
मंच की तस्वीरें जरूर आप याद रखिएगा, क्योंकि 2019 की पृष्ठभूमि इसने लगभग तैयार कर दी है। दल तो मिले, हाथ मिलाया, लेकिन क्या दिल मिले, और क्या दिल आगे भी मिलते रहेंगे? बहुत सारे जो बाधाएं हैं, जो कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, वो दूर हो पाएंगी? इस पर चर्चा करने की शुरुआत करते हैं और हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद है, सबसे पहले परिचय करा दे। एकदम एक्शन पैक्ड आज हमारा ये पैनल है। सबसे पहले बीजेपी से प्रवक्ता डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री इस वक्त हमारे साथ इस डिस्कशन में मौजूद हैं। कांग्रेस समर्थक तहसीन पूनावाला, समाजवादी पार्टी नेता राजकुमार भाटी, बीएसपी से देवाशीष जरारिया हमारे साथ हैं, साथ ही जेडीयू से प्रवक्ता राजीव रंजन हमारे साथ इस डिस्कशन में शामिल है, सीपीआई नेता आमिर हैदर जैदी साहब, साथ ही राजनीतिक विश्लेषक शहजाद पूनावाला। आप सभी का बहुत स्वागत है इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही, क्या गारंटी कि सभी चुनाव से पहले या बाद में भी साथ रहेंगे? एक बहुत ही अनमोल या अनोखी तस्वीर आज हमें स्टेज पर देखने को मिली। अखिलेश जी और मायावती साथ साथ, पहले याद नहीं था कब साथ में आए थे मंच में। राजकुमार भाटी जी, देखिए, पहली बात तो हमें ये समझनी चाहिए इस चीज़ का विश्लेषण करने से पहले कि ये दौर इस भारतवर्ष में गठबंधनों का दौर है, और गठबंधन करना राजनीति में कोई पाप नहीं है। आपने अभी गिनवाया कि हम 11 दल एक साथ आए हैं और 2 प्रश्न खड़े किए कि क्या मोदी से डर के आए हैं, या कौन उनसे, मोदी से बड़ा नेता कौन है इनमें, मोदी के कद का। तो पहली बात तो मैं बताऊं, नहीं, ये दोनों बातें कही आप, ये दोनों बातें आपके इंट्रो में कही, आपकी रिपोर्ट में कही गई। तो एक तो मैं एक बता दूं कि हम तो 11 पार्टी एक साथ हैं, मोदी जी के साथ 47 पार्टी हैं, तो ज्यादा डरा हुआ कौन है? इसका मतलब मोदी जी डरे हुए हैं। और अगर मोदी जी डरे हुए नहीं है तो आज ही घोषणा करें कि वो 2019 का चुनाव बिना गठबंधन के लड़ेंगे, अकेले भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी। अगर उनमें हिम्मत है और वो गठबंधन को अपवित्र मानते हैं तो ये घोषणा 11 पार्टी साथ में तो आई गई, छोड़ा क्या? नहीं, अभी और भी आएंगी, अभी और भी आएंगे। रही बात नेता की कद की, इन 11 पार्टियों में 11 नेता मोदी से बड़ा कद रखते हैं। मोदी से बड़े नेता इस देश में। मतलब यही तो जान रहे हैं, मतलब दिल, यहाँ पर दल तो मिल गए, लेकिन दिल मिलेंगे क्या? देखिए, ये गठबंधन की जो चर्चाएं हैं बहुत समय पहले से चल रही आ रही है, और मीडिया उस समय पूछता था कि ये एक होंगे कि नहीं होंगे, एक ही नहीं हो पाएंगे। अब आज इकट्ठे भी होने लग गए, दिखने भी लग गया, उसके रिजल्ट भी आपके सामने दिखने लग गए। जो 2 ध्रुव थे कर्नाटका में जो अलग अलग लड़ रहे थे, वो एक साथ आ गए, वो आपके सामने कर्नाटका में चुनाव जीते। गोरखपुर, फूलपुर में हम लोग साथ में आए थे, सपा बसपा, तब हम लोग चुनाव जीते। तो देखिए, गठबंधन की जो राजनीति है वो काम कर रही है, उसके रिजल्ट आपके सामने है, वो देखने को मिल रहे हैं। आज की जो तस्वीरें आई हैं उससे पूरा जो भारतीय जनता पार्टी का पूरा खेमा है वो बहुत सख्ते में है। और मैं उनसे बार बार अनुरोध कर रहा हूं और चैनल पर अनुरोध कर रहा हूं, जो भी प्रवक्ता आ रहे हैं, कि आज की तस्वीरें देखते रहिए, धक्का लग सकता है तो पानी पीते रहिए, अपने स्वास्थ्य को बनाए रखिए। आपका इंटरप्रिटेशन है, आपका इंटरप्रिटेशन है कि 11 दलों को साथ में देखकर इस वक्त जो भारतीय जनता पार्टी है वो सख्ते में है, वो परेशान है। अभी कोई औपचारिक किसी का कोई ऐसा बयान नहीं आया है, लेकिन आपके कहने का मतलब है कि वो काफी ज्यादा शायद डरे हुए होंगे सबको साथ में देख के। वो सब दिख रहा है, अभी दिख जाएगा, थोड़ी देर में आपके डिबेट पे भी दिख जाएगा। चलिए, हमारे साथ आरजेडी से नेता मृत्युंजय तिवारी भी जुड़ गए हैं, आपके पास आएंगे। लेकिन तहसीन, क्या विपक्ष के पास कोई फॉर्मूला है पीएम मोदी को रोकने का? देखिए, सबसे पहली बात मैं बता दूं कि जहाँ तक संविधान मैंने पढ़ा है, और मैंने संविधान पढ़ा है, बड़ी गहराई से पढ़ा है, हमारे संविधान में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, हमारा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है ही नहीं। तो ये मोदी वर्सेस कोई और है नहीं, ये भाजपा वर्सेस कांग्रेस वर्सेस लेफ्ट वर्सेस सपा वर्सेस बसपा है, और इसके अंदर अलग अलग तरह के गठबंधन होते हैं। दूसरी बात, जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब गठबंधन करते, चाहे उत्तर प्रदेश में अनुप्रिया पटेल से करते, बिहार में नीतीश बाबू से करते, पासवान साहब से करते, तब क्या उसका मतलब ये अर्थ ये निकलता है कि मोदी साहब को विश्वास नहीं है, मोदी साहब सबको कांग्रेस को रोकने के लिए एक हो गए? देखिए, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में दुनिया भर में जहाँ फर्स्ट पास द पोस्ट मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी होती, वहाँ अलायंसेज होती, चाहे फिर वो इंग्लैंड हो, चाहे फिर वो इटली हो, चाहे फिर वो हिंदुस्तान हो, जहाँ पर भी जमहूरियत है। अनलेस अब हम जमहूरियत हिंदुस्तान से निकाल रहे, एक आदमी एक शासन का हम की हुकूमत हम कायम कर रहे हैं। दूसरी बात, आज के मेरे टाइम्स ऑफ इंडिया के कॉलम में मैंने एक बहुत अहम बात लिखी, बहुत पॉपुलर कॉलम हुआ, कि जो
जो थर्ड पार्टीज है, जो थर्ड फ्रंट है, इसमें 11 अलग अलग किस्म के नेता है। सभी नेताओं ने अपने अपने राज्य में, जैसे चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में, जयललिता या स्टालिन ने, स्वर्गवासी जयललिता स्टालिन ने तमिलनाडु में, वगैरह वगैरह, ममता जी ने वेस्ट बंगाल में। एक सेकेंड, सोशल डेवलपमेंट भी किया और जीडीपी ग्रोथ भाजपा के राज्यों से ज्यादा है। तो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकते हैं। कुछ समय पहले तक कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होता था। बिल्कुल होता था। कुछ समय पहले तक कांग्रेस वर्सेस बीजेपी होता था। बिल्कुल होता था। अब बीजेपी वर्सेस ऑल पार्टी। यही इस जमहूरियत, मतलब कॉन्फिडेंस की कमी किसमें है? एक सेकंड, ये बीजेपी वर्सेस ऑल पार्टी नहीं। क्या मोदी जी ने अकाली दल से, क्या मोदी जी ने अनुप्रिया पटेल से, क्या मोदी जी ने नीतीश जी से, क्या मोदी जी ने तमिलनाडु में जिनसे गठबंधन किया था, उन्होंने तो मोदी जी की पार्टी को निकाल दिया, उनसे गठबंधन तोड़ दिया, नहीं तोड़ा है ना, वो भी गठबंधन में है। आखिरी बात मैं ये कह दूं, इस वक्त हमारे देश को जरूरत है कि हमारी जो डाइवर्सिटी है ये निकलते आए। एक आदमी, एक हुकूमत, एक भाषा, एक तरह का कपड़े पहना, एक तरह का खाना, ये इस देश को शोभा नहीं देता। इस देश एक तभी रहेगा जब इसकी विविधताएं बाहर आएगी, और विविधताओं के लिए हमें अलग अलग दलों को एक तस्वीरों में तो दिख पा रहा है वो 132 लोकसभा सीटें हैं और तमाम पार्टियां अगेंस्ट वर्सेस बीजेपी। ये तो साफ नजर आ रहा है। आपने तस्वीर नहीं देखा नीतीश जी का रामविलास बाबू के साथ, नीतीश बाबू के साथ? हम तो ये कह रहे हैं 2019 की पृष्ठभूमि देखा ना आपने तस्वीर? बिल्कुल, ये तो एक लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये तो एक लोकतंत्र की खूबसूरती है, इसी पर तो हम चर्चा कर रहे हैं। लोकतंत्र को बचाने के लिए एक हुए हैं। लेकिन ये विचारधारा की लड़ाई भी होती रही है तमाम पार्टियों के बीच में। ये सही कहा, लास्ट लाइन कह दूं, ये विचारधारा जो एक व्यक्ति कहेगा मैं जो खाना खाता हूं वही खाओगे, मैं जो पोशाक पहनता हूं वही पहनोगे, हिंदी में ही बात करोगे, एक ही धर्म होगा, ये एक ही तरह के मेरे मन की बात होगी, मेरी मन की बात होगी, काम की बात नहीं होगी। ये आधी रात को नोटबंदी हो जाएगा। 11 पार्टियों के मन की बात, 11 पार्टियों के मन की बात, क्या हाँ विविधता कहेंगे, महात्मा गांधी कहते थे, जो नेहरू कहते थे। विविधता विवशता में तो नहीं बदल जाएगी। विजय सोमकर शास्त्री जी, विपक्ष की एकता विविधता कहीं विवशता में ना बदल जाए। देखिए, सच्चाई तो ये है कि आज जिस अवसर पर ये सारे लोग इकट्ठा हुए थे, उस अवसर को भी तो जरा एक बार देख लीजिए, किस तरह का अवसर था। ये ताजपोशी तो जरूर कुमारस्वामी की हो रही थी, पर हकीकत तो ये था कि हारे हुए जो लोग हैं उनके उम्मीदों की ताजपोशी हो रही थी। वो लोग किस तरह से बेचैन और व्यग्र थे, ये सारी चीजें वहां दिखाई दे रही थी। किस तरह से वो ये दिखलाने की कोशिश कर रहे थे कि हम एक हैं, ये सारा ड्रामा वहां पर दिखाई दे रहा था। और मैं तो ये बतलाना चाहता हूं, अभी कांग्रेस के हमारे मित्र बोल रहे थे कि ये सारी चीजें अब आवश्यक है विविधता दिखलाने की। 60 साल तो ये लोग भी शासन में थे, देश को मुट्ठी में लेकर के चल रहे थे, उस समय विविधता क्यों नहीं दिखाया इन लोगों ने? तो डॉक्टर शास्त्री, ये तो शायद बीजेपी के लिए, आपके लिए अच्छी बात ही है कि पूरा विपक्ष को एकजुट होना पड़ रहा है एक पार्टी को हराने के लिए 2019 में। नहीं, देखिए, मैं मानता हूं ये सारी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन हारे हुए लोगों की कोशिशें हो रही हैं। ये लोग तो पहले ही हारे हुए हैं, ऐसा नहीं कि ये लोग बहुत अच्छी पोजीशन में थे और आज आ गए हैं। लेकिन हकीकत तो ये है कि जो पार्टियां रूल कर रही थी, शासन कर रही थी पूरे देश पर, उनकी क्या हालत है। और छोड़िए, कर्नाटक में ही देख लीजिए, 122 से 78 पर उतर गए लोग, इसके बाद भी खुशियां मनाई जा रही है। हकीकत तो इसके पीछे सिर्फ इतना ही है स्वाति जी, कि ये लोग एक जो राहुल गांधी हैं, जो एकदम हारे हुए पराजित हैं, लगातार हार पर हार, ऐसे वंश इनके पारिवारिक जो स्वरूप हैं, यानी वंश वृक्ष है, उसको बचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो बीजेपी से ज्यादा आपकी पार्टी को भी तो तैयारी करनी पड़ेगी ना। एक बहुत बड़ा विपक्ष तैयार हो रहा है, एक बहुत बड़ा एक महागठबंधन तैयार हो रहा है, जो कि 2019 के चुनावों में हमें देखने को मिलेगा। आपके पास मैं फिर से आऊंगी, लेकिन राजीव रंजन जी, स्वाति जी, हाँ, हकीकत तो ये है, हाँ, कि भारतीय जनता पार्टी न केवल भारत की बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। 11 करोड़ हमारे मेंबर हैं। सपना पाला, हमें इस बात का कोई चिंता नहीं है। ओके, ये सारे लोग खड़े हो जाए सामने, पांडवों के सामने 100 कौरव लोग खड़े थे। अरे जब लेकिन हकीकत क्या संगठित होती है तो बड़े से बड़े नाक का जहर जो राष्ट्र के लिए, जो देश के लिए जी रहा था, उसकी जीत हुई। ठीक है, मैं राजीव रंजन जी के पास जाऊंगी। मतलब आज हमने एक और अद्भुत नजारा देखा, मतलब जेडीयू और आरजेडी, मतलब दोनों भी हाथ मिलाकर दिल मिलाने की कोशिश कर रहे थे। ये भी एक अद्भुत नजारा जो हमें 2019 में देखने को मिल सकता है। राजीव जी, विचारधाराओं की जितने भी लड़ाई थी,
जो भी अंदरूनी कलह थी वो छोड़कर अब तय कर लिया है कि हाँ, हाथ मिलाएंगे जरूर, हाँ, क्योंकि बीजेपी को हराना है 2019 में? देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि राजनीतिक दलों को कभी न कभी एक दोराहे पर निर्णय लेना पड़ता है कि वो किन प्राथमिकताओं के आधार पर फैसला करें। कांग्रेस के खिलाफ हमारे जैसे जो दल हैं, इन दलों का जन्म हुआ है कांग्रेस के अधिनायकवाद के खिलाफ, लेकिन एक परिस्थिति हुई जब कांग्रेस के साथ मिलकर के भी लोगों ने सियासत की। लेकिन जनता दल यूनाइटेड का सवाल है तो 17 वर्ष हम लोग एनडीए के हिस्से के तौर पर हम लोग काम करते रहे। जो परिस्थितियां थी वो पूरे देश को याद है, हम लोग बाहर आए। लेकिन ये बिल्कुल सच है कि नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है और नीतीश कुमार जी का जो साथ है, उससे बिहार में ये एक अपरिहार्य स्थिति बन गई है। इसमें कहीं कोई दूसरी स्थिति पैदा नहीं हो पाएगी। अब एक बात, मैं आज जो शपथ ग्रहण का जो समारोह है, उस समारोह के जो कुछ जो क्षण हैं उससे स्पष्ट हो जाएगा कि हाथ उठा करके जो नेता खड़े दिख रहे थे, उसके पहले क्या क्या हुआ। केसीआर कल आकर चले गए, वो राहुल गांधी के साथ मंच शेयर नहीं करना चाहते थे। आज मंच में 2 हिस्से बनाए गए। राहुल गांधी जी के साथ जो लोग साझा नहीं करने के लिए तैयार थे वो एक तरफ थे, जो राहुल गांधी जी और सोनिया जी के साथ बैठने के लिए इच्छुक थे वो दूसरी तरफ थे। ये पूरी तरह से प्रबंधन था जिससे ये दिखे कि विपक्ष एकजुट हो रहा है। लेकिन जो अंदर जो कठिनाइयां हैं, एक फेडरल फ्रंट या थर्ड फ्रंट जो भी उसका नाम होगा, और एक तरफ कांग्रेस। अब कांग्रेस कल की कांग्रेस नहीं है, अब 44 एमपीज की पार्टी है जिसको एक बड़े क्षेत्रीय दल के तौर पर क्षेत्रीय पार्टियां देख रही हैं। तो उनको कांग्रेस की छतरी के नीचे जाना कितना स्वीकार्य होगा, ये एक परिस्थिति है। आपकी पार्टी को कबूल है? समर्थन से जेडीयू को कबूल है? नहीं, हमारी पार्टी एनडीए के साथ है और मजबूती के साथ 2019 में बिहार में हम जो महागठबंधन के तर्ज पर काम करने वाली जो शक्तियां हैं, उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। और बिहार में अभी चूंकि इसके पैनल जी पर भी यही बात हो रही थी, बिहार में खाता नहीं खुलेगा महागठबंधन का। ओके। गठबंधन जो नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी का है वो काफी मजबूत गठजोड़ है। ठीक है जैदी साहब, आप तो हमेशा नेता नहीं नीतियों की बात करते थे। अब इतने बड़े बड़े नेता यहाँ पर कर्नाटक के इस मंच पर मौजूद थे और नीतियां भी सबकी अलग अलग रही है। अब कौन सी नीति के तरफ आप जाएंगे, कौन सी नीति को आप सपोर्ट करेंगे? अफसर की बात बीजेपी प्रवक्ता कर रहे थे। अफसर तो बड़ा पवित्र था, लोकतंत्र का अपहरण बीजेपी करने चली थी, उसको बचाने का दिन था, उसे सेलिब्रेट करने के लिए सब वहां मौजूद थे। और हम बीजेपी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने विपक्ष को एकता के सूत्र में बांधने का एक अवसर प्रदान किया ताकि ये लोकतंत्र का दोबारा अपहरण न कर सके। दूसरे, देश बनाम नेता के बीच चुनाव होगा 2019 का। देश बनाम नेता, देश चाहिए या नेता देश चाहिए? बनाम तानाशाह, देश बनाम तानाशाह। दूसरे होगा नेता बनाम नीतियां, नीतियां चाहिए या नेता चाहिए। अच्छा। नीतियों के ऊपर आधारित चुनाव होगा। तीसरा, दलित, नीतियों को आगे बढ़ाने वाला सुन लीजिए, नेता एजेंडा भी दे रहे हैं, एजेंडा भी दे रहे हैं। दलित प्रधानमंत्री बहुजन सरकार 2019 का एजेंडा होगा, दलित प्रधानमंत्री बहुजन सरकार। इसके लिए एक एजेंडा चुनाव होगा। और सुन लीजिए, सत्ता जब जब निरकुश हुई है, सत्ता जब जब निरकुश हुई है, जब तक हिटलरशाही हुई है, जब जब सत्ता फासिज्म की ओर चली है, सारे प्रजातांत्रिक संगठन एक साथ इकट्ठे हुए, चाहे कांग्रेस की निरकुशता रही हो या बीजेपी निरकुश रही हो। नजर आता है ना कि कल कर्नाटक का चुनाव हुआ, बंगाल से उखड़ गए, त्रिपुरा से उखड़ गए, वहां मुसलमान पीट पीट कर हत्या करते हो, गुजरात में बंगाल से उखड़ गए, त्रिपुरा से उखड़ गए, है ना? जी, बंगाल से उखड़ गए, त्रिपुरा से उखड़ गए ना। आप नीतियों की बात कर रहे हैं। से नहीं उखड़े। सुन लीजिए, हमारी एक जगह सरकार न रहे, हम मौजूद रहेंगे। हम सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ते, प्रजातंत्र को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। आज भी हम जंतर मंतर पे मौजूद थे और हम विपक्ष से एक अपील करेंगे कि स्टेज के साथ सड़क पर भी संघर्ष शुरू करो। शहजाद पड़ेगा के खिलाफ। शहजाद, क्या ये दिखावा है या वाकई महागठबंधन बन रहा है? मैं सुधीर जी के शो का एक फ्रेज बोरो करूंगा और आज जो बातें कही गई है उसका डीएनए टेस्ट आपके शो पे करेंगे। हालांकि आप जी बिजनेस है, मुझे उम्मीद है कि इंटरप्ट नहीं। एक ही फैमिली है, एक ही फैमिली है।
तो डीएनए टेस्ट करेंगे। डीएनए तो नीतीश कुमार देखिए, अब मैंने बोलना शुरू नहीं किया, इंटरप्ट नहीं करेंगे, सबको बात करने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए। इनके इतने पैनलिस्ट बोले पर मेरी बात नहीं सुनी। शहजाद बारपुत्री, ऐसे आज का पिक्चर देख के मुझे उन कौरवों की याद आई, पर महाभारत में अंत क्या हुआ? अली बाबा 40 चोर की उपाधि भी दी जा सकती है। और इनकी नीयत और नीति क्या है? नीति और नीयत, गठबंधन करना सबको अधिकार है। एक तरफ बीजेपी का भी गठबंधन है, उसमें गठबंधन में क्या है कि वो एक विमान की तरह, उसका चालक कौन है? मोदी है। ये कौन सा गठबंधन है? परिवारवाद, जातिवाद, भ्रष्टाचार का रेलगाड़ी, और उसमें भी राहुल जी की इंजन कहाँ लगी? एकदम पीछे स्लीपर सेल तो नहीं, स्लीपर कोच लगी हुई है। अब मैं इनसे 2-3 सवाल पूछता हूँ। बिल्कुल सही बात है कि संविधान में ये नहीं लिखा कि नेता तय करना है, हालांकि नेता इन्वाइट किया जाता है, पर ये लोग चलो पानी पी के एक दूसरे को गाली देके नेता तय कर ही लेंगे और 2-2 महीने से नेता चेंज करेंगे। पर नियत और नीति की बात करते हैं। आमिर हैदर जैदी साहब, एफडीआई आपको तो कतई मान्य नहीं है, और तहसीन पूनावाला साहब आपका स्वदेशी जागरण गलत है, ये तरीका नहीं होता डिबेट का। मैं बोल रही हूँ जैदी साहब और तमाम स्पीकर बीच में प्लीज इंटरप्ट नहीं कीजिए। ना आपका वैलिड पॉइंट है, अपना पॉइंट लिखिए, उसके बाद जब स्पीकर बोला बंद हो तब बात कीजिए। एक नीति पे ये लोग अपना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बता दे तो मैं अभी जो है इनको सल्यूट करूंगा। एफडीआई पर लिबरलाइजेशन के लिए कांग्रेस पार्टी और बीजेपी की एक ही इकोनॉमिक पॉलिसी है लगभग। लेफ्ट एफडीआई का विरोध करती है। समाजवादी और बसपा, समाजवादी जी आप बताइए कि आप दलित को रिजर्वेशन देंगे प्रमोशन में, और बसपा वाले आप बताइए आप रिजर्वेशन इन दलित बात कर रहे हैं। दलित नहीं, आप नीति की बात कर रहे थे, मैं आपको नीति बता रहा हूँ। ठीक है ना नीति है, प्रधानमंत्री आप बीच में मत बोलिए सर। शहजाद, दिखावा या वाकई महागठबंधन, ये इस बात का जवाब, दिखावा या वाकई महागठबंधन? महाठगबंधन है, मतलब ये ठगेंगे, हर 2 महीने से नेता नीति नियत बदलेंगे, जिसके सत्ता आएगी वो दूसरे लोगों को पानी पी कर गालियां देगा, वही पानी जो देवाशीष दे रहा था। जैसे स्वदेशी जागरण मंच नहीं, लेकिन जैदी साहब मैं यहाँ पर मृत्युंजय जी के पास भी जाऊंगी, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मतलब 70 साल के बाद भी आप बिल्कुल वही राग आलापते हैं, दलित का राग और तमाम यही बात। क्यों नहीं बन सकता? अगला पिछड़ा नहीं, वो नहीं हम कह रहे हैं, नहीं ये तो मैंने कहा ही नहीं, ये तो मैंने कहा ही नहीं, लेकिन ये तो मैंने कहा ही नहीं, लेकिन आप उन्हीं मुद्दों को बार-बार लाकर राजनीति करने का काम करते हैं, और क्या? ठीक है मृत्युंजय बार सोच क्यों थोप देती है मृत्युंजय जी आपसे मैं वही जानने की कोशिश कर रही हूँ। महागठबंधन 2019 का, ठीक है, सब साथ तो आ गए, लेकिन कब तक बना रहेगा महागठबंधन? क्योंकि छोटी छोटी बात पर तो गठबंधन टूट जाते, क्या गारंटी कि लंबा चलेगा? देखिए, ये गठबंधन पूरी तरह से मजबूती के साथ चलेगा और लंबा चलेगा। जब तक केंद्र से नरेंद्र मोदी जी की सरकार को उखाड़ करके फेंक नहीं दिया जाएगा, तब तक मजबूती के साथ ये गठबंधन देश हित के लिए बना है। आप याद कीजिए 2014 में मात्र 31% वोट भारतीय जनता पार्टी एनडीए को मिला था, नरेंद्र मोदी जी को, और 69% वोट इनके खिलाफ थे, विपक्ष में थे। वो जो वोटों का बिखरा हुआ, उसी का फायदा इन्होंने 2014 में लिया। तो हमारे नेता लालू प्रसाद जी बराबर इस बात को कहते थे कि सारे जगहों पर विपक्ष को एकजुट होना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने कुछ माह पूर्व गांधी मैदान में रैली की थी, और उसका नतीजा और फलाफल दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में मायावती जी, अखिलेश जी मिल गए तो गोरखपुर से इनको हाथ धोना पड़ा। तो उसी तरह से कर्नाटका में हुआ, तो कर्नाटका से एक्सप्रेस अभी खुला है और दिल्ली पहुंच करके ही दम लेगा। इसलिए बीजेपी के लोग, एनडीए के लोग बेचैनी में हैं कि 69% वोट जब एकजुट हो जाएंगे तो इनका कहीं अता पता 2019 में नहीं रहे। विपक्ष का नेता कौन? दर्द उनको ये है। मृत्युंजय जी, मैं बाकी से भी पूछूंगी, क्योंकि आप कह रहे हैं ना, बड़े कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं ना कि बीजेपी को सत्ता से, हाँ, कौन नेता? मेरा एक मिनट, मेरा नेता भी है, मेरे पास नीति भी है, और मेरे पास नीयत भी मेरा साफ है। इसलिए राहुल गांधी कबूल है महागठबंधन को, राहुल गांधी कबूल है महागठबंधन को करने के लिए, राहुल के नेतृत्व पर राजी है। ये कैराना तक नहीं घुमा, कैराना से दूर रखा है दोनों ने। मैंने सवाल राहुल को कैराना, एक छोटा जवाब चाहिए। एक मिनट, राहुल गांधी में सारी योग्यता, सारी कैराना घुमाइए ना फिर, और किसी से ज्यादा है। नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी के तरह कम से कम जुमलेबाजी राहुल गांधी जी नहीं करते हैं। अच्छा, तो कितने दलों को
तहसीन, क्योंकि बात यहाँ पर नेतृत्व पर सवाल उठाया राष्ट्रपाल पाटिल जी। राहुल का नेतृत्व, राहुल के नेतृत्व पर आ रही है नेता चुनने में कोई, ठीक है ओके तिवारी जी, ठीक है, राष्ट्रपाल पाटिल जी से सवाल है। में कोई परेशानी, हमारे पास 11 नेता हैं, प्रधानमंत्री एक होगा, उसे हम चुन लेंगे चुनाव के बाद। प्रधानमंत्री चुनाव के बाद ही चुना जाता है। हाँ। सदन का नेता सदन के सदस्य चुनने के बाद चुना जाता है। तो मतलब 11 चेहरों के साथ, दूसरे में एक टिप्पणी जरूर करना चाहूंगा, विजय सोनकर शास्त्री जी ने 2019 में जाएंगे। विजय सोनकर शास्त्री जी ने और शहजाद पूनावाला जी ने एक रूपक कौरव पांडव का बनाया। तो मैं इनसे कहना चाहता हूं कि कौरव कौन है? जिसके पास संख्या ज्यादा है, 47 पार्टी, और दुर्योधन किसके पास है? जिसको जो अंदर से नीचे से ऊपर तक अहंकार में डूबा हुआ है। और दुशासन किसके पास है? जो द्रौपदियों के चीरहरण कर रहे हैं, रोज इनके एमएलए एमपी जेल जा रहे हैं। आप कह रहे हैं रेप के मामलों में, लड़की छेड़ने के मामले में, कल ही इनकी पार्टी का नेता गिरफ्तार हुआ है वाराणसी से। वाराणसी में इनका पूर्व जिलाध्यक्ष लड़की छेड़ने में गिरफ्तार हुआ, एक विधायक जेल में। मतलब पूरे चुनाव में पूरे चुनाव में जो जनता है पसोपेश में रहेगी कि आखिर किस चेहरे के लिए, 11 में से किस चेहरे के लिए हमें वोट देना है। देवाशीष, देखिए मैं बताता हूँ, सुनिए, देश में चेहरा का चिंता क्यों कर रहे हैं बीजेपी के लोग? 545 सीटों के लिए एक मोदी जी के लिए चुनाव नहीं डल रहा, किसी एक नेता के लिए चुनाव नहीं डल रहा है, वोट नहीं डल रहा है, ठीक है। अगर मोदी जी के लिए वोट डल रहा होगा एक में, अगर प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी तो हम ये डिबेट को, सार्थक डिबेट को कर सकते हैं। लेकिन आपकी सुविधा के लिए बता दूं कि देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, 545 सीटों पे वोट डलेगा। उत्तर प्रदेश में बसपा, सपा, कांग्रेस, आरएलडी का जो गठबंधन होगा वो कोई तो नेता होगा ना देवाशीष, गठबंधन चुनाव लड़ेगा, कोई तो नेता होगा ना जिसमें महागठबंधन राजी होगी, संसदीय, सुनिए स्वाति जी, कि उसमें भी आपस में लड़ाई होगी, दल चुन के आएगा, संसद दल की बैठक होगी और उसके बाद उसमें नेता चुन के आ जाएगा, कोई लड़ाई नहीं होगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा। हम जनता को क्या समझ लिया आपने? हम उनके एजेंडे पे बात नहीं करेंगे, नहीं, जो भाजपा का, देखिए जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है। मतलब देश अंधकार में रहे, देश अंधकार में रहे कि नहीं, क्योंकि बीजेपी तो साफ है, वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ती है, ये तो है, और नीतियां रहती है अमित शाह की, ये क्लियर कट है, ये क्लियर कट है। लेकिन महागठबंधन का चेहरा कौन होगा, इस पर तो पसोपेश नहीं होना चाहिए ना। अब सबने आज हाथ मिला लिए, कम से कम एक नाम पर तो राजी होना पड़ेगा ना। ठीक है, ठीक है, संवैधानिक मूल्य विश्वास रखते हैं। ओके, सांसद जो होंगे चुनकर आएंगे, जो जनप्रतिनिधि आएंगे वो अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे। स्वाति जी, राहुल के नेतृत्व पर कितनी पार्टीज राजी है? पहले इस बात का जवाब दीजिए, फिर आप अपना जवाब पूरा कीजिएगा। मैं कुछ चीज आपके दर्शकों को आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ। बार बार ये सवाल उठ रहा है कि विपक्ष का इन गठबंधन का नेता कौन होगा। मैं फिर से दोहराता हूँ जिस बात से मैंने शुरुआत की, और मैं चैलेंज करता हूँ इस पैनल में कोई भी व्यक्ति मुझे गलत साबित कर दे। हमारे संविधान में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी नहीं है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। अब मोदी जी खुद को प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, इसके लिए वो अडवाणी जी को निकाल सकते हैं और मार्गदर्शक मंडल में भेजना सकते हैं, ये उनका प्रेरोगेटिव है। हमारे संविधान में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, जो एमपी चुनकर आते हैं वो अपने लीडर को इलेक्ट करते प्राइम मिनिस्टर। मैं गलत हूं, मुझे आपके दर्शक क्लियर कर दे या पैनलिस्ट क्लियर कर दे। तो संविधान के विपरीत जाना यानी हेगड़े साहब की बात सुनना। कौन हेगड़े साहब? मोदी जी के मिनिस्टर आनंद कुमार हेगड़े, जो कहते हैं हम यहाँ संविधान बदलने को आए। तो ये जो प्रश्न है संविधान के विरुद्ध है। अब मैं दो चीज शास्त्री जी को, शास्त्री जी के दो चीजों का जवाब संक्षेप में दे दूं। शास्त्री जी ने कहा कि यहाँ पर जो हिपोक्रेसी है, शास्त्री जी जिस नीतीश कुमार जी से आपने अलायंस किया, उन्होंने तो आपका डीएनए मांगा और खुद का डीएनए बेचा, वो भेजा आपको, वो डीएनए आप भूल गए। जिस एक देश एक निशान के लिए आप लोगों ने अपनी प्राण कुर्बान किए, उसके कश्मीर के झंडे के सामने हमारे वजीर आज़म, प्लीज मैडम अपनी बात खत्म करो, संक्षेप में खत्म करो। उस कश्मीर के झंडे के सामने हमारी वजीर आज़म ने सलाम किया, जिसको शास्त्री जी आपने कहा, सुनिए रंजन जी मैं आ रहा हूं आपकी, शास्त्री जी सुनिए, जिसको आपने कहा बाप बेटी की सरकार, टेररिस्ट, उस सज्जाद लोन को आपने मिनिस्टर बनाया, पहले उस पर आप जवाब दीजिए। और दूसरी चीज आपसे कहूंगा, ये जो आप मॉडल कह रहे हैं, ये मॉडल गोवा में अप्लाई नहीं होता, बिहार में रंजन जी बैठे 2000 में, लास्ट लाइन कहता हूं, नीतीश जी एमएलए भी नहीं थे, उनकी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी थी, आपकी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी थी, तब भी आपने नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया। आप करे चाणक्य, कोई और करे कैरेक्टर ढीला, ये क्या बात हुई? ठीक है, आपका जुमला फिर से हम इस शो में सुन पा रहे हैं, लेकिन आप तो बहुत
अच्छी जानकारी दे रहे हैं, जुमले भी दे रहे हैं ना, मतलब बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सीपीएम आपस में गुत्थम गुत्था यहाँ पर स्टेज पर आके एक दूसरे के साथ हाथ मिला रही है। ये किस तरह की नीति की बात आप कर रहे थे? ऐसी यूपीए 2 में सपा और बसपा दोनों कांग्रेस के साथ थी। तो जब वो आए कांग्रेस के साथ, ये पहले भी हुआ है और लेकिन जनता क्या सोचेगी? मतलब बंगाल में ये सवाल आप मुझसे तृणमूल का आदमी भाग रहा था तो लेफ्टिस्ट बोला वहां पे लोकतंत्र खत्म हो गया। आप बोल रहे हैं ममता बनर्जी लोकतंत्र बचाएंगी, ये इनका सहूलियत है। बैलेट बॉक्स लेके भाग रहे थे तो लेफ्ट ने बोला तृणमूल लोकतंत्र खत्म कर रहा है और हम लोकतंत्र बचाने के लिए ममता जी के साथ। यही भाजपा आज जो लेफ्ट को एंटी नेशनल करता है, एक जमाने में लेफ्ट के साथ गठबंधन में था, तो ये प्रवचन आप भाजपा से भी बोलिए ना कहीं। डॉक्टर शास्त्री, ये सुन लिया आपने तमाम, मतलब महागठबंधन के बहुत सारे प्रतिनिधि। 30 सेकंड लेना चाहता हूँ। अच्छा राजीव जी बात पूरी कीजिए। शास्त्री जी मैं आपके पास 30 सेकंड में आ रही हूँ, 30 सेकंड उन्होंने मांगा है। राजीव जी बात पूरी कीजिए जल्दी। जी, अब शायद तहसीन पूनावाला को याद नहीं है, देश तो 1974 और 1975 का आपातकाल भूल गया, देश न्यायपालिका के एक बड़े फेरबदल को भूल गया जब इन्होंने 1973 में एक जूनियर जज को सीजेआई बनाया था। आज ये आपातकाल ठोकने वाले लोग डीएनए के सवाल पर बात करते, डीएनए का जवाब तो बिहार की जनता ने दे दिया, लेकिन पहली बात यह है कि आप देश में अगर हाशिए पर गए हैं तो आपको अपना इतिहास ठीक करना होगा। आज आप ये कभी नहीं लोगों को समझा पाएंगे कि आपने देवगौड़ा की सरकार गिराई, आपने इंद्र कुमार गुजराल की सरकार गिराई, आप चंद्रशेखर की सरकार को गिराने वाले लोग हैं और बराबर प्रतिपक्ष के नाम पर जो भी पार्टियां उभर करके आई उनको आपने असमय उनका पतन कराने का काम किया है। आप पर देश एतबार कैसे? जी ठीक है राजीव जी, ठीक है की तरकीब से एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश करते हैं। मैं 2 डिबेट में आपको देख रहा हूँ। जी सर, डीएनए का जवाब बिहार की जनता ने काफी मजबूती के साथ दिया। बिहार की जनता ने बीजेपी को हराया था, बीजेपी के खिलाफ जनादेश दिया, आप उसकी गोदी में बैठे हैं। वो बीत गई बात, आपकी बात बीत गई, हमारी बात बीती नहीं। हमारी बीजेपी के साथ सारी बातें निकालोगे। अरे तो 74 वाले के साथ क्यों जा रहे हैं? 1975 में आपातकाल की सरकार भी तो भाजपा ने गिराई, आप क्यों जा रहे हो? इसका जवाब दीजिए। उनके साथ क्यों जा रहे हो? आप क्यों जा रहे हो? आपकी तो सरकार भाजपा ने गिराई। परेशानी ये है ना कि एक राज्य में एक दूसरे को फूटी आंख नहीं और यहाँ पर एक मंच में हाथ मिला रहे हैं। ठीक है, मैं डॉक्टर शास्त्री आपके पास में आ रही हूँ क्योंकि ममता बनर्जी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट पास किया यहाँ पर। ठीक है राजीव जी ठीक है, के हिसाब से लेने का। ओके राजीव जी, और नीतीश जी संविदा के हिसाब से नहीं, मुझे डॉक्टर शास्त्री के पास जाना। बिल्कुल, सॉरी डॉक्टर शास्त्री। डॉक्टर शास्त्री, मतलब ममता बनर्जी ने बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर स्टेटमेंट आज पास किया, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। मतलब साहब, क्या इंडिया को रोकने में फ्रंट कामयाब हो पाएगा? अच्छा स्वाति जी, जरा मैं ये बतलाना चाहता हूँ, इनकी तो बात है, इन्होंने तो चूर चूर होने की बात कही, कौन कितना चूर होता है इनकी बातों से स्पष्ट हो जाता है। लेकिन हकीकत तो ये है कि आज आपने एक गौर से एक चीज देखा है क्या? जितनी पार्टियों के लोग थे, अगर हम कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दें तो सभी पार्टियों के लोग एक एक परिवार का रिप्रेजेंट कर रहे थे, यानी उनकी पार्टी ही एक परिवार को रिप्रेजेंट करने वाली पार्टी थी। तो ये सारे लोग क्यों साथ में हैं? क्योंकि अपने परिवार की साख इनको बचानी है। मुलायम सिंह परिवार को साख बचानी है, मायावती को अपना साख बचाना है, लालू को अपना परिवार बचाना है, कांग्रेस को अपना परिवार बचाना है। ये सारे लोग एक एक परिवार के उसको पार्टी मान लिए हैं और उसके एक एक प्रतिनिधि यहाँ पर इस जश्न में शामिल हुए थे। और क्यों शामिल हुए थे? यही कि ये लोग, हारे हुए लोग, अपने उम्मीदों को सजाना चाहते हैं, सत्ता पाने की लालसा देखना चाहते हैं, मतलब सत्ता पाने की लालसा में, सत्ता पाने की लालसा। ओके आप सही बोल रही हैं। राजकुमार भाटी, मृत्युंजय आपके पास में आ रही हूँ। बेचैनी है। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री जी के जो शब्द हैं, यही विचारधारा है कि ये अपने परिवार को बचा सके, डॉक्टर विजय तमाम एलिगेशन है उससे बचा सके। जो डॉक्टर विजय सोनकर पर चल रहे हैं, हो गया शास्त्री जी, हो गया कहीं ने जेल ना हो गया सर, हो गया आपका। ओके ठीक है शास्त्री जी
कहीं जेल में परिवर्तित न हो जाए, इसके लिए ये लोग लड़ रहे हैं। भाटी साहब जवाब देना चाह रहे हैं आपकी इन तमाम बातों का। जेडी साहब प्लीज बीच में, भाटी जी जवाब धारा के नाम। ठीक है शास्त्री जी सुन लीजिए अब। पार्टी की भी दयनीय हालत। शास्त्री जी सुन लीजिए अब। कम्युनिस्ट पार्टी के डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री का एक एक शब्द अहंकार में डूबा हुआ और मद में डूबा हुआ, सत्ता के मद में। ये अगर हम कहें कि ये पार्टी अमित शाह और जय शाह को बचाने के लिए काम कर रही है तो, नीरव मोदी और ललित मोदी को बचाने के लिए काम कर रही है तो, ये लोकतंत्र का अपमान है जिन शब्दों का ये प्रयोग कर रहे हैं। दूसरी पार्टी राजनीति करे तो वो अपने परिवार को बचाने के लिए कर रही है, और आप घपले घोटाले करते रहे, झूठ और आडंबर फैलाते रहे, लोगों को आपस में लड़ाते रहे, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ते रहे, तो आप देशभक्ति के लिए कर रहे हैं कि वो लोग शास्त्री जी कर रहे हैं। शास्त्री जी विचारधारा के लोगों के साथ। ठीक है सर, आपने अपनी बात कह दी। अब शास्त्री जी बात कर ली पूरी आपने। विजय सोनकर शास्त्री जी को चैनल पे ना बैठा के इन्हें जनसभा में ले जाना चाहिए था। इन्हें तो पूरा टाइम चाहिए, पूरे 1 घंटे का भाषण इन्हें करना है। शास्त्री जी दूसरे की बात भी आप सुन लें। अगर बोल दिया जाए तो उसको भाषण जरूर नहीं, ठीक है जल्दी बात पूरी करेंगे, हमारा बहुत बड़ा है। ये जो आपकी पार्टी का रवैया है कि आपकी पार्टी के लिए सब माफ है और दूसरी पार्टियों को राजनीति करने का अधिकार नहीं है इस देश में, ये लोकतंत्र विरोधी रवैया है। आप लोकतंत्र का सम्मान नहीं है आपके दिल में। ओके मृत्युंजय जी मतलब परिवार की पार्टी है कि नहीं? परिवार बचाने की कवायद। देखिए शास्त्री जी प्रवचन कर रहे थे। शास्त्री जी से पूछिए, अब जिनके पास परिवार ही नहीं है वो क्या जाने परिवार नहीं। इनकी पार्टी का कौन सा नेता जिसके परिवार को टिकट न मिला हो? इनकी पार्टी का एक नेता का नाम बता दें जिसके बेटे को टिकट न मिला हो। हमारे परिवार में अगर किसी उनका परिवार है और 125 करोड़ लोग उनका परिवार है। उन्होंने 7-8 बेटा बेटी को पालन पोषण करने का काम नहीं किया। 125 करोड़ जनता के लिए काम कर रहे हैं तो वो उनके ऊपर उनका वो गुनाह है क्या? आप मत बनो, आप पाकिस्तान ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। आप बनो, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। शास्त्री जी ने जो बात कही थी उस पर कमेंट में आपसे जानना चाह रही थी। शब्द वापस किए जाए। बीजेपी के एक नेता का नाम बताइए जिसके बेटे या बेटी को टिकट न मिला हो। एक नेता का नाम बताइए। परिवारवाद है मोदी जी नहीं, जब बीजेपी के लोगों में ज्यादा परिवारवाद है, इसलिए वो सिद्धांत की बात करने वाले लोग वो तो जम्मू कश्मीर में जिनके हों बेटे बेटी है। इनसे पूछिए शास्त्री जी से, को इकट्ठा कर बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में किसके साथ समझौता करके सरकार बनाई है? बिहार में इन्होंने कौन सी परिस्थिति में रातों रात चोर दरवाजे से सरकार बनाई? मचा रखे कौन सा सिद्धांत है? ठीक है शास्त्री जी जंगल राज देश में शास्त्री जी और तिवारी जी थोड़ा शांत हो जाइए सर। आप शांत हो जाइए। ठीक है, महागठबंधन बना दिया, अब थोड़ा सा 2019 के लिए इसको बचा के रखिए। ठीक है, अभी काफी समय चुनाव के लिए। ओके छोटे सवाल पूछना चाहता हूं, बहुत 2 छोटे सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं। मोदी कहाँ घूम रहे हैं वो हम पता करके आपको बताएंगे, आप चिंता ना करें। लालू जी जल्दी बात करिए। 2 छोटे सवाल है मेरे, 2 छोटे सवाल आपके माध्यम से। राहुल जी बहुत सम्मानित नेता है इस गठबंधन के। मैं सिर्फ अपने भाई समाजवादी और बहुजन समाजवादी पार्टी के भाइयों से पूछ रहा हूं कि राहुल जी को कैराना में घुमाएंगे। और दूसरी बात मेरा ये है कि बंगाल में जो हुआ बैलेट बॉक्स लेके भागने का काम, आमिर हैदर जैदी वामपंथी नेता, उनकी क्या राय है उसके बारे में? लोकतंत्र बचा या लोकतंत्र की हत्या हुई? उस पर सिर्फ स्टेटमेंट दीजिए हम। जारी साहब सुन लीजिए, फासिज्म के अंदर एक व्यक्ति सर्वोपरि होता है। आपके बात का जवाब दे रहा हूं। थीसिस फासिज्म के अंदर एक व्यक्ति सर्वोपरि होता है, वो जो कहता है वही पत्थर की लकीर होती है, बाकी सारी संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं धराशायी हो जाती हैं। तो ये 2019 जो है फासिज्म बनाम नीतियों के होगा। हम फासिज्म को नहीं मानते, यहाँ लोकतंत्र है, यहाँ एक व्यक्ति कुछ अहमियत नहीं रखता। दूसरा जवाब दे रहा हूं, दूसरा सुन लीजिए। 40 चोरों की जमात के लिए अली बाबा मौजूद है। अगर हम अली बाबा को बता देंगे तो 40 चोरों की जमात उसे कि खत्म ना कर दे, इसलिए अली बाबा अभी स्क्रीन पर जो चेहरे दिख रहे हैं मंच पर, उनमें से कौन सा चेहरा, अली बाबा नहीं बताया जा रहा। आप मानते हैं? उनमें से कौन सा चेहरा आप मानते हैं कि हाँ हर आदमी उसी पर वोट दिया जाना चाहिए? से आता है, बता दीजिए जेडी साहब।
अली बाबा नहीं बता रहे ना, अली बाबा नहीं बता रहे ना, हमें 40 चोरों से खतरा है, हमें 40 चोरों से हमने दलित प्रधानमंत्री बहुजन सरकार, बंगाल की सरकार, बंगाल में किससे खतरा है आपको? लेकिन अली बाबा का नाम इसलिए नहीं बता वजह इसलिए मैं पूछ रही हूँ, आपको बता दें दलित प्रधानमंत्री बहुजन सरकार, अली बाबा का नाम इसलिए नहीं बताएंगे। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब आप दे दीजिए। मेरे सवाल का जवाब प्लीज ले लीजिए, राहुल जी की तरफ पूरे 40 चोरों के पीछे देवाशीष मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि ठीक है तमाम पार्टियां साथ में तो आ गई, उसमें बड़े से बड़े धुरंधर हैं, कल को आपस में लड़ाई ना हो जाए, क्यों हमारे दल के नेता को हमारे दल के नेता को नेतृत्व देना चाहिए। अली बाबा का नाम बता दें तो 40 चोरों से खतरा है। रेड्डी साहब आप चुप रहिए। आप देवाशीष, अरे इसके लिए आप चिंतित क्यों हो रहे हैं? मुझे देखिए, सिर्फ देवाशीष बोलेंगे कि हम भारत में हम लोग डिबेट कर रहे हैं, भारत में रह रहे हैं, हम लोग ट्रंप का या यूएसए का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, या डोनाल्ड ट्रंप नहीं लड़ रहे हैं वर्सेस मोदी नहीं हो रहा, डोनाल्ड ट्रंप वर्सेस मोदी नहीं हो रहा है। यहाँ पर ये भारत का चुनाव है, भारत के चुनाव में प्रतिनिधि चुने जाते हैं, प्रतिनिधि चुनकर अपने वो भेजते हैं, अपना मायावती फासिज्म में नेता चुना जाता है। दूसरी चीज मेरा सोनकर जी से इटालियन परिवार हाँ देवाशीष जी, मैं एक पॉसिबल सिनारियो की बात कर रही हूँ, मतलब मैं एक पॉसिबल सिनारियो की बात, क्योंकि जहां पर 11 दल साथ में आते हैं और 11 दल में से मैक्सिमम उनके जो नेता है उन्होंने प्रधानमंत्री बनने का दावा पेश किया हुआ है, ठोका हुआ है पहले से, कैसे मनाएंगे? उसमें से एक नेता कैसे चुना जाएगा ये मुझे बताइए, क्या फॉर्मूला हो सकता है वो? मैं ये बोल रहा हूँ नेता चुनने का फॉर्मूला क्या हो सकता है? आप लोग आज ही भारतीय जनता पार्टी को आज ही चुनाव क्यों हरवा रही है? उनको अभी 2019 तक का वेट तो अरे सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि क्या नेता चुनने का फॉर्मूला क्या हो सकता है, इस बात का जवाब दीजिए। हाँ, देखिए उत्तर प्रदेश में हम लोग चुनाव लड़ेंगे, वहाँ मजबूत ताकतवर है। हाँ। वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी चुनाव लड़ेगी, वहाँ मजबूत ताकत है। आरजेडी बिहार में चुनाव लड़ेगी, कर्नाटका में जेडीएस कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इस तरीके से अलग अलग फ्रंट्स पे अलग अलग नेता चुनाव लड़ेंगे, और जिस हिसाब से संख्या बल होगी उसके बाद जो चुन के आएंगे प्रतिनिधि, उस संसदीय दल की बैठक होगी और उसमें से हम अपना नेता चुन लेंगे जो प्रधानमंत्री पद का सबसे बड़ा दावेदार होगा। ठीक है। तो उसके लिए आने मेरा एक मतलब आपकी पार्टी कहाँ चलेगी? उन्होंने तो तमाम राज्य में तमाम पार्टियों के नाम ले लिए, आप कहाँ से लड़ेंगे चुनाव? वो जिस तरह से गिना रहे हैं उन्हें करने दीजिए, नीतियां बनेंगी तो सीटों का बंटवारा भी होगा। ओके, बात पूरी नहीं की उन्होंने, बात पूरी नहीं की। ये छोटा कमेंट आपसे था। देवाशीष, बात पूरी कीजिए, क्या कह रहे थे? हाँ, मेरा छोटा सा कमेंट है कि देखिए सवाल पूछे जा रहे हैं, मैं ये पूछना चाहूँ विजय सोनकर शास्त्री जी से कि वो खुद चुनावी प्रतिनिधि हैं, अगर कांग्रेस आरएलडी बीएसपी और एसपी अगर साथ में चुनाव लड़ गई और उनके खिलाफ एक कैंडिडेट उतरा तो क्या वो खुद की सीट बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे? इस पर ये अनफेयर कमेंट है, ये नहीं पूछना। यही तो है ना, यही हो रहा है। हम क्या स्टेटमेंट सुन रहे हैं? हो सकता है एक लाइन की नहीं, सिर्फ एक लाइन। शास्त्री जी, आपने 2-3 चीज की, मैं फटाफट उस पर संक्षेप में टिप्पणी कर दूं। आपने बेल और जेल की बात की। जेल जाने वाले एक ही राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, वो थे बंगारू लक्ष्मण साहब, जिन्होंने कैमरा पर पैसे लेते हुए पकड़े गए थे। दूसरी चीज आप परिवारवाद की आप बात करते हैं, वो जेल के कॉन्विक्ट भी हुए। जवाब देता हूं सर, एक सेकंड में खत्म कर दो अपनी बात। गांधी ने जेल कराया है केवल बदनाम करने के लिए। जी सर, वो कोर्ट ने उनको कॉन्विक्ट किया। सर, कोर्ट ने उनको कॉन्विक्ट किया। अगर आप कह रहे हैं कि कोर्ट सोनिया जी के नीचे है तो आपको इस चीज पर आप एक एमपी सर, इस पे आपको विचार करना चाहिए। और एक दलित जो राष्ट्रीय अध्यक्ष एक राष्ट्रीय पार्टी का, उसके साथ वो कैमरा पे पकड़े गए 1 लाख रुपया लेते हुए, कैंडिडेट कैमरा पे 1 लाख रुपया ले रहे थे सर। ठीक है सर, एक करके मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ हकीकत। दूसरी बात सर, शास्त्री जी, दूसरी बात था कि कांग्रेस 44 पर आ गई। जी सर, ठीक है शास्त्री जी सुन लीजिए आप शास्त्री जी। ओके शास्त्री जी, सुन लीजिए आप, तहसीन बात पूरी कीजिए। जी सर, दूसरी बात सर सुन लीजिए। आपने परिवारवाद की बात की, आपका भी जो संघ परिवार है और उस संघ परिवार के अंदर गोपीनाथ मुंडे की बेटी पंकजा मुंडे, प्रमोद महाजन की बेटी एमपी पूनम महाजन, दूषण राजे, वसुंधरा राजे के लड़के, रमन सिंह का बेटा, शिवराज सिंह चौहान का बेटा, इसका बेटा, वसुंधरा राजे का बेटा। तो ये परिवारवाद पर भी आप टिप्पणी कर दी। और परिवारवाद के नाते मुझे भी एक फॉर्मूला बता दीजिए, मैं 50,000 से 80 करोड़ कैसे कर सकता हूँ? इसने मैं अपनी बात में खत्म करता हूं। तहसीन मुझे बताओ, कल को इस बात को लेकर आपस में लड़ाई तो नहीं हो जाएगी? कोई लड़ाई नहीं होगी। जैसे राहुल कौन होगा महागठबंधन? कोई लड़ाई नहीं होगी। राहुल गांधी ने तो बोल दिया, लेकिन तमाम मतलब ममता बनर्जी मानेंगी।
उन्होंने क्या कहा आप बाइट अखिलेश मानेंगे? वो उन्होंने कहा अगर कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनती है या अगर एलाइज का साथ हो और वो माने, एलाइज ये फैसला करेंगे। और मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कांग्रेस का समर्थक होने के बावजूद कह रहा हूं, ममता जी में भी क्षमता है, सीताराम येचुरी में भी है, अखिलेश जी में भी है, मायावती जी में भी है, सब में क्षमता है प्रधानमंत्री बनने का, और बनना चाहिए। स्वाति जी एक सवाल छोटा, जैदी साहब तो मेरा जवाब नहीं दे गए, बंगाल वाला। चलो मैं हमारे भाटी साहब को एक सवाल पूछता हूँ। भाटी साहब, जो मूर्तियां बनी नोएडा में, हम जो देखते हैं मायावती ने बनाई, उसका आप स्वागत करते हैं? बोलते अच्छी मूर्तियां बनी है। देखिए, इस देश में आम्बेडकर जी की बनी और मायावती जी की बनी, आप बोलो अच्छी मूर्तियां। हर स्तर पर उनके हक मारे गए, सत्ता में, शिक्षा में, संपत्ति में, ना उनकी कोई पहचान कायम की गई। तो मायावती जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद दलित समुदाय के कुछ महापुरुषों की मूर्तियां बना दी। भ्रष्टाचार की मूर्ति क्यों बताया? देखिए, वो सब भ्रष्टाचार की मूर्ति एक बेचारी, जो आपने सवाल पूछा मैं उसका जवाब दे रहा हूं। अगर वो बना दी तो आपको पच नहीं रही, क्योंकि आपको दलित पचते नहीं है। बात पूरी कर लीजिए। शासन में था, कांग्रेस पार्टी शासन में थी, तो हक तो उसने मारा ना। लेकिन मायावती जी ने तो राज्यसभा में देश की सामाजिक व्यवस्था जिसका आप समर्थन करते हैं, मायावती जी ने राज्यसभा में कहा, जिस व्यवस्था का आप समर्थन करते हैं कि सीबीआई का दुरुपयोग उनके खिलाफ आप लोगों ने किया, और मायावती को वैश्या कहने वाले दया सिंह की बेटी की वाइफ स्वाति सिंह को तो आप लोगों ने मिनिस्टर बनाया, एमएलए बनाया। मायावती को अशब्द कहने वाले दया सिंह की पत्नी को टिकट किसने दिया? मायावती जी ने राज्यसभा में कहा कि सीबीआई का दुरुपयोग ताज कॉरिडोर केस में आप लोगों ने किया। बिल्कुल, मायावती जी ने बन रहा है तो पुराने किस्से तो खुलेंगे। अशब्द कहने वाले महागठबंधन बन रहा है तो पुराने किस्से खुलेंगे, पुराने किस्से खुलेंगे, हमदर्दी भी सामने आएगी। स्वाति सिंह को आप लोगों ने मिनिस्टर बनाया, बहन मायावती एक दलित महिला को गाली देने वाले। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ अंसार रजा भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ है। अंसार जी, मतलब 2019 की जो ये लोकसभा चुनाव है बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है। महागठबंधन के काफी प्रतिनिधि इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद भी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कर्नाटक में एक बहुत ही अद्भुत नजारा देखने को मिला। आप बताइए क्या हाल होगा इस महागठबंधन का? मैडम, सबसे पहली बात तो यह है कि मैं देर से जुड़ा हूं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये दिल्ली का ट्रैफिक इतना अच्छा है कि क्या कहा जाए। बहरहाल मैं एक बात आपको बता दूं कि दिन भर से मैं जब से शपथ ग्रहण हुआ है, सारे टीवी चैनल वाले के विपक्ष इसलिए इकट्ठा हो रहा है कि मोदी जी से सब लोग डर रहे हैं। एक बात नहीं समझ में आ रही, मोदी जी कोई अलग गिरा से आए हैं क्या कि जो डर रहे हैं लोग उनको देख करके? हिंदुस्तान में पहली बार गठबंधन बन रहा है। आप ये कहिए कि हिंदुस्तान भ्रष्टाचार है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के उसके इकट्ठा हो रहे हैं। कोई नहीं कह रहा, मोदी जी से डर करके इकट्ठे हो रहे हैं। क्या मोदी जी ने सरकार जो बनाई थी, अलग बात है कि अपनी हिटलर शाही की वजह से मोदी सरकार कहला रही है, एनडीए नहीं कहला रही है। एनडीए में क्या घटक दल नहीं है? यही तो पूछे अंसार जी, अंसार रजा साहब ये पूछ रहे कि आखिरकार इस डर की वजह क्या है? कुछ नहीं, मतलब 11 पार्टी, बड़े बड़े चेहरे जिनकी विचारधाराएं आपस में मिलती नहीं, अपने अपने राज्यों में एक दूसरे को फूटी आंख नहीं बांधते हैं, वो 2019 के लिए हाथ मिला रहे हैं। अरे स्वाति जी क्या पीडीपी की और बीजेपी की केमिस्ट्री मिलती है क्या? एक अफजल गुरु को शहीद मानता है, एक आतंकवादी मानता है, दोनों एक कुर्सी पे बैठे हैं। जब वो मिल सकते तो ये नहीं मिल सकते क्या? मतलब सत्ता पाने के लिए कुछ भी? पीडीपी अफजल गुरु को शहीद मानती है, बीजेपी नहीं। अरे तो मतलब सत्ता पाने के लिए कुछ भी ना? शास्त्री जी बैठे, पूछिए शास्त्री। नहीं, लेकिन इस पूरे में जनता कंफ्यूज हो रही है। पूछिए ना शास्त्री जी ने आतंक के साथ क्यों मिलाया? अंसार रजा जी, बात यही है कि जनता कंफ्यूज हो रही है कि आखिरकार करे तो क्या करें? कोई कल को आपस में लड़ रहे थे, आज हाथ मिला रहे हैं, उखाड़ के फेंकना है बात। और हम ये भी समझ पा रहे हैं राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। कि आप बीजेपी का वक्त दिल लद गए कि अब तो लोग 15-15 रुपए का पेट्रोल लेके गाड़ियां चलाने लगे। ये पता चल रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है। ठीक है अंसार रजा साहब, मैंने ये भी पूछा था। ठीक है अंसार रजा साहब, ये तो साफ है मोदी वर्सेस ऑल है, मोदी वर्सेस ऑल तो ये साफ हो गया, लेकिन कौन सा चेहरा आप मोदी वर्सेस देखते हैं? रजा साहब, अंसार रजा साहब, मेरी बात का जवाब दीजिए। शास्त्री जी आपके पास मैं आ रही हूँ, एक जरूरी सवाल पूछ रही हूँ मैं। अंसार रजा साहब, मैं यही पूछ रही हूँ, मोदी वर्सेस ऑल में ऑल का चेहरा आप क्या देखते हैं? जी
ये मैम वो ये गठबंधन तय करेगा और मुझे लग रहा है कि एक ऐसा चेहरा उभर करके आएगा। कैसा चेहरा? देश चलाएगा। ऐसा नहीं है, सारे लोगों में बहुत, अब जो भी आए वो तो गठबंधन तय करेगा, मुझे थोड़ी तय कर, मेरा बस चले तो मैं आपको प्रधानमंत्री बना दूं, उसमें क्या है? जब एक चार वाला प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो आप क्यों नहीं बन सकते? आप तो बहुत अच्छा। हमें इस भूमिका में ही रहने दीजिए, हमें इस भूमिका में ही रहने दीजिए। लेकिन राजकुमार भाटी जी, राजकुमार नहीं, एक मिनट जाइए, राजकुमार भाटी। देखिए, ये स्वाति जी जो बार बार प्रश्न पूछा जा रहा है उसका सही उत्तर ये है कि ये देश की वर्तमान आज की आवश्यकता है। देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की ढोंग और झूठ की राजनीति से तंग आ चुकी है। देश की जनता चाहती है कि ये सत्ता बदले और उसके लिए देश की जनता का मन है कि विपक्षी पार्टियां अलग अलग लड़ेंगी तो दोबारा भी सत्ता में आ सकती है बीजेपी, इसलिए इन्हें एक होकर लड़ना चाहिए। ये जनता की मांग है और जनता की मांग पर पार्टियां एक हो रही हैं और नेता भी हम आपसी सहमति से तय कर लेंगे। जनता ने कब झगड़ा होने वाला नहीं है। जनता ने कब मांग की इसकी? पता नहीं, जनता ने 2014 में जो झूठे वादे करके मोदी जी सत्ता में आए थे, क्या उनमें से एक भी वादा पूरा हुआ? क्या 15-15 लाख खाते में आ गए? क्या काला धन आ गया? क्या पाकिस्तान को सबक सिखा दिया? क्या रुपए की कीमत बढ़ गई? क्या पेट्रोल डीजल के दाम घट गए? क्या 2 करोड़ रोजगार मिल गए? 11 पार्टी आपकी मिल रही है, कोई एक भी वादा पूरा हुआ हो? जनता के साथ धोखा हुआ है? मुझे एक बात का जवाब दीजिए, बेहतर नहीं होगा कि एक चेहरे पर आप 2019 में चुनाव लड़ने जाए तमाम पार्टियां? बेहतर नहीं होगा? जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारी संघीय व्यवस्था है, वो अनेकता में एकता पर आधारित है। ये अलग अलग पार्टियों का गठबंधन करना लोकतंत्र का सम्मान है और सही जनता का प्रतिनिधित्व इसी तरह सामने आता है। ये देश में इसमें विभिन्न भाषाएं, विभिन्न पहनावे, विभिन्न संस्कृतियां, विभिन्न धर्म, विभिन्न जातियां, कोई एक पार्टी इस देश का सही से प्रतिनिधित्व नहीं करती है। आपसे मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स दूंगी। डॉक्टर शास्त्री, मतलब पूरी तैयारी है विपक्ष की, महागठबंधन की पूरी तैयारी, 11 पार्टीज के बड़े बड़े नेता अगेंस्ट बीजेपी। देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी मुश्किल से देश को जाति पाति पंथ संप्रदाय से बाहर निकाला गया है और विकास पर लाया गया है। आज हमारी केंद्रीय सरकार ने जो डिलीवरी की है, करोड़ों करोड़ लोगों को गैस का चूल्हा मिला है, आंखें उनकी महिलाओं की आंखों को बचाया गया है, बहुत सारे लोगों को कम से कम 15 लाख रुपया कहाँ है? गैस के चूल्हे में चूल्हे मिले हैं, गैस नहीं मिल रही है। वो चूल्हे रखे हुए हैं घरों में। करोड़ लोगों को बैंक के दरवाजे पर नहीं, गैस तो 8 करोड़ रुपए की हो गई है। उनका जो लूट हो जाता था पैसा, राजीव गांधी बोलते थे, अब तो बैंक से ही लूट हो रही है। बैंक से नीरव मोदी ले लेके भाग रहे हैं पैसे। बचाया गया है, बीमा दिया गया है किसानों को। 50 करोड़ केंद्र की सरकार की हुई है, पूरा विश्वास है। शास्त्री जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी किराना के उपचुनाव में हम सुन रहे हैं वजीर आजम जा रहे हैं। क्या वजीर आजम वाराणसी गए जहां पुल गिर गया? क्या वजीर आजम वहां गए या आप सिर्फ चुनाव में प्रचार करेंगे? अगर वजीर आजम इतने ही मजबूत प्रधानमंत्री तो डरे हुए क्यों है? ये आने वाले टाइम में अभी हमें बहुत देखने को मिलेगा, बहुत देखने को मिलेगा। 11 पार्टीज कहां पर किस मौकों पर जाती है, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। शहजाद, जल्दी बात पूरी। इनको 0 सीट मिली, जनता ने इनको बताया, पर 2017 में जनता ने फिर से इनको सीटें नहीं दी। वह ऐसे कैसे जनता कर रही है? और इतना ही इनको समझ थी तो पहले गठबंधन करते थे 2017 में। अच्छा, ये मुख्यमंत्री चुनते थे तब विधायकों की मीटिंग बाद में लेते थे, पहले घोषित कर अखिलेश हमारा मुख्यमंत्री, मायावती हमारा मुख्यमंत्री। हम कॉलेज में थे ना, तो एक शरारती एक अच्छे व्यक्ति को खींचने के लिए शरारती जो लोग हैं वो गिरोह बना देते थे रैगिंग करने। ये रैगिंग करने के लिए 40-50 लोग एक हो रहे हैं। आप मोदी जी की रैगिंग करेंगे, पर ये रैगिंग करने से जो अच्छा विद्यार्थी है उसके मार्क कम नहीं होते। जनता समझ जाती है, खुद ही खुद को सर्टिफिकेट। चुनाव क्या हुआ कि नहीं हुआ? चुनाव क्या हुआ? आपकी जनता आपको 0 सीट वाले जनता आपको। अंसार जी, आपको मैं मौका दे रही हूँ बोलने का। मजबूत नेता मोदी अंसार जी, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये जो उदाहरण दिया जा रहा है कि एक शरारती बच्चा बाकी बच्चों की मोदी जी की रैंकिंग कर रहे हैं, ये बहुत बेहुदा तरीके की बात है।
कोई रैगिंग नहीं कर रहा है मोदी जी, कोई छोटे मोटे आदमी नहीं कोई रैगिंग करके चला जाएगा। मैं अंसार रजा, आपके सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है, आप अपना काम कीजिए ना। आप मेरे राजनीतिक एनालॉजी को समझ नहीं सकते, यह आपकी बौद्धिक शून्यता है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। चलिए चलिए, हम समझ रहे हैं आप कितने बड़े राजनीतिक हैं। आपको भी समझ में आ रहा है, मुझे भी समझ में आ रहा है। मौलाना राजनीति नहीं करते, मौलाना जो है ना, इमाम जो है ना, मस्जिद में नमाज पढ़ाते, रोजा रखो, नमाज पढ़ो, आपका काम वो है। राजनीति में दखल मत दो, चर्च और स्टेट को अलग अलग रखो। आप भी चलो अपना काम करो, चलो अपना काम कीजिए। मौलाना नमाज पढ़ाइए, सलाम वालेकुम। हमारी जागीर है क्या राजनीति? नहीं नहीं, आप करो, पाकिस्तान नहीं है यहाँ पे मौलाना राजनीति करेंगे। हम लोग अच्छे लोग हैं, आपकी जरूरत नहीं है। लाइन पर आता है, इसको प्लीज लाइन से हटाइए, लाइन से हटाइए। हकीकत तो यह है स्वाति जी जी, इस देश में हमारे प्रधानमंत्री जी ने आज बड़ा मोदी कर रहे हो, कल तक तो मोदी को। ओहो अंसार रजा, मैं मोदी नहीं कर रहा। तुमको कहाँ बैठ गए, कौन सी कमीशन में जा रहे हो, मुझे पता है सब। अगर वो मुझे खुलवाओ मत मुंह मेरा। हाथ में है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर भी होनी चाहिए, कम से कम अंसार रजा खोलो ना, क्या बुरा है, हमें भी तो पता चल जाए। बताता हूँ, शो खत्म। शास्त्री जी जबरन अपने एजेंडे पे आ गए। ऐसी विचारधारा है हमारे प्रधानमंत्री जी का, तो कम से कम अंसार रजा को इससे तो कुछ सीख लेना चाहिए। चलिए, मतलब आज कुमारस्वामी की जो आज हमने शपथ ग्रहण देखा, वो एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन हमें देखने को मिला। हम कह सकते हैं ये महागठबंधन का श्री गणेश देखने को मिला है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, ये तो बस शुरुआत है 2019 के लिए, समय बहुत ज्यादा बाकी नहीं है। लेकिन बहुत शुक्रिया तमाम पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए आज की इस खास पेशकश में। लेकिन हाँ, जरूर ये तस्वीर याद रखिएगा, मोदी वर्सेस ऑल, 11 पार्टियों के 11 बड़े चेहरे। लेकिन गठबंधन, महागठबंधन, ये अभी कहने को तैयार नहीं कि आखिरकार उनका नेता कौन होगा। देखना काफी दिलचस्प होगा कि 2019 की लड़ाई में कौन आगे बढ़ता है। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। देखते रहिए सीरीज।